ईश्वर ने सभी प्राणियों में सबसे योग्य जीव मनुष्य बनाया। परोपकार ही एक ऐसा गुण है जो इंसान को सबसे अलग खड़ा करता है। पशु और पक्षी भी अपने ऊपर किए गए उपकार के लिए कृतज्ञ होते हैं। मनुष्य यानी हम इंसान तो विवेकशील प्राणी हैं। हमें पशुओं से 2 कदम आगे बढ़कर परोपकारी होना चाहिए। प्रकृति का कण कण हमें परोपकार की शिक्षा देता है। नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, वृक्ष धूप सहकर हमें छाया देते हैं, सूर्य की किरणों से संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है। वही चंद्रमा से शीतलता, समुद्र से वर्षा, पेड़ों से फल फूल सब्जियां, गायों से दूध और वायु से प्राण शक्ति हमें मिलती है। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए काम आए। परोपकार का सबसे बड़ा लाभ है आत्मसंतुष्टि। परोपकार निस्वार्थ भाव से किया जाता है, लेकिन इससे बदले परोपकारी प्राणी को वो संपत्ति प्राप्त हो जाती है जो लाखों रुपए देकर भी खरीदी नहीं जा सकती। वो संपत्ति है मन का सुख। परोपकार का अर्थ यानी दूसरों के लिए अच्छा करना, उनकी सहायता करना। और परोपकार की भावना इंसान को एक तरह से फरिश्ता बना देती है किसी न किसी के लिए। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं और परोपकार ऐसा काम है जिससे शत्रु भी मित्र बन जाता है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की विदेश यात्रा पर हैं। 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो इस समय इटली में है। इस बार G20 का जो फोकस है वो कोविड महामारी से अर्थव्यवस्था को उबारना, वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा पर है। इटली की मेजबानी में होने जा रहे G20 बैठक में इस बार का विषय जनता, पृथ्वी और समृद्धि यानी पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी है। यह विषय यूएन के टिकाऊ विकास के एजेंडा 2030 पर आधारित है। G20 बैठक में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री 1 नवंबर को ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 वर्ल्ड लीडर्स समिट में भी हिस्सा लेंगे और कार्बन स्पेस के समान वितरण समेत जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर बात रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन इटली में कंसिलिये जोन ऑडिटोरियम में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। जलद्वेगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमत्तमर्वयो चकार चन्दतन्दवन्तनोतु न शिवा शिवम्। सभी की निगाहें आज होने वाली G20 समिट पर है, इस बैठक पर है। और G20 समूह के सदस्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष और सरकारी प्रमुख हैं उनका शिखर सम्मेलन रोम में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। G20 समिट 2021 का विषय है ट्रिपल P, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी। इसमें सदस्य देशों के नेता और समूह और कुछ और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इटली पिछले साल दिसंबर से G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों के कोरोना वायरस महामारी की चुनौतियों के बाद सुधार, जलवायु परिवर्तन और विश्व के विभिन्न हिस्सों में गरीबी और असमानता जैसी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। आपको बताते हैं कि क्या है G20, इसके सदस्य देश और इसके लक्ष्य पर डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर। G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाता है। ये वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% और विश्व की 60% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। G20 ग्रुप में 20 देश हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, कनाडा, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, रूस, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन और दक्षिण अफ्रीका। इन देशों से इतर स्पेन को एक स्थायी गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है, जो हर साल G20 सम्मेलन में भाग लेता है। G20 एक मंत्री स्तरीय मंच है। इसे G7 ने विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया था। वर्ष 1999 में इसकी स्थापना हुई। इसमें वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के दौरान दुनिया ने उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक नए अंतर्राष्ट्रीय मंच की जरूरत को महसूस किया। इसके परिणाम स्वरूप ये निश्चय किया गया कि वर्ष में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। G20 राष्ट्रों के वित्त मंत्री
और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। सामान्यतः G20 समूह वैश्विक महत्व के मुद्दों के एक व्यापक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि बदलते परिदृश्य में ये अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें रोजगार बाजार में महिलाओं की उन्नति, जलवायु परिवर्तन, आतंकवादी वित्त पोषण को अवरुद्ध करना और प्रमुख दवाओं तक बाजार की पहुंच मुख्य विषय हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल G20 सम्मेलन में भारत के मुख्य वार्ताकार शेरपा होंगे। शेरपा G20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधि होता है, जो सम्मेलन के एजेंडे के बीच समन्वय बनाता है। बिल्कुल, और इस बार G20 की बैठक पर सभी की निगाहें भी हैं, क्योंकि 2020 में कोविड के चलते ये बैठक नहीं हो पाई। इस बार कोरोना महामारी के बाद उपजी जो चुनौतियां हैं और तमाम जो और बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा में क्या निकल कर आता है, इस पर सबकी नजरें होंगी। साथ ही सदस्य देशों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चर्चा के एजेंडे को लेकर यहाँ बात होती है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन भी करेगा। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एकता दिवस की। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी भी महान काम को करने के लिए आवश्यक हैं। पानी के छोटे पुल गतिहीन और बेकार हो जाते हैं, लेकिन यदि वो एक बड़ी झील बनाने के लिए सभी एक साथ जुट जाएं, तो वातावरण ठंडा हो जाता है और सभी को इसका लाभ होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कल जयंती है। हर साल 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी जो रियासत है उनके विलय में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और देश की एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से जुड़ा है। इसे मनाने की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2014 में की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में और फिर देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। भारत जैसे जटिलताओं और विविधताओं से भरे देश में एकता बनाए रखना हमेशा चुनौती रही है और राष्ट्रीय एकता दिवस इस दिशा में किए गए राष्ट्रीय संकल्प का द्योतक है। सरदार पटेल का नाम भारत के एकीकरण से अभिन्न रूप से जुड़ा है। 31 अक्टूबर 1875 को करमसंद गुजरात में जन्मे सरदार पटेल एक भरी पूरी वकालत त्याग कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। इसके अलावा इन्होंने गुजरात के बारदोली और खेड़ा में हुए किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही स्थानीय किसानों ने इनकी मेधा, नेतृत्व क्षमता को देखते हुए सरदार की उपाधि से नवाजा था। 1947 से 49 के दौरान भारत की 500 से अधिक रियासतों को मिलाकर आधुनिक भारत के शिल्प के सरदार थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल की स्मृति में भारत सरकार ने गुजरात में नर्मदा नदी के पास केवड़िया में इनकी विशाल मूर्ति का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो इनके संघर्षों, बलिदानों और योगदान को अनंत काल तक प्रासंगिक रखेगी। इनकी जन्म शताब्दी 31 अक्टूबर 1975 को सरकार ने एक खास डाक टिकट जारी किया और वर्ष 1991 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। प्रत्येक भारतवासी इनको कोटिशः नमन करता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से उनका सम्मान हम सभी करते हैं और 31 अक्टूबर यानी कि कल जो है उन्हें याद करने का फिर से दिन है। बिल्कुल, और आइए अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अपना खास सेगमेंट टेक क्लास। टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर नई तकनीक के बारे में बात करें पराक्रम, तो हमेशा और ख़ासकर जो अब यंगर जनरेशन है, जो नई जनरेशन है,
वो हमेशा उत्सुक रहती है कि नई टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। ये हमारे काम को आसान और बेहतर बनाती है, इसलिए हम हर शनिवार आपको दिखाते हैं अपना ये खास सेगमेंट और लेकर जाते हैं आपको तकनीक की दुनिया में। टेक्नोलॉजी का विस्तार अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। अब टेक्नोलॉजी की परिभाषा स्मार्टफोन, टीवी या स्मार्ट वॉच तक सीमित नहीं रह गई है। इसकी जगह अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने ले ली है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्किंग को कहा जाता है और इस नेटवर्किंग में आपके उपयोग के सभी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये टेक्नोलॉजी बेहद उपयोगी और कामगार है। टेक्नोलॉजी ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना आसान बना दिया है, ये तो आप सभी जानते हैं। यह टेक्नोलॉजी भी वही करती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस तरह की नेटवर्किंग करता है, आइए आपको बताते हैं। टेक्नोलॉजी आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमारा उठना, बैठना, खाना पीना, रोजमर्रा की हर जरूरतों से लेकर घर हो या बाजार, ऑफिस हो या बिजनेस, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमें सपोर्ट कर रही है। ऑटोमेशन के जमाने में दरवाजे, लाइट, पंखे या आपके गैजेट्स आपके एक इशारे पर काम कर रहे हैं और कई बार तो आपको गाइड कर रहे हैं। आखिर कैसे हो रहा है ये सब? कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ ऐसी कई चीजें जुड़ी होती हैं जिनका हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं होता। तकनीक की दुनिया से जुड़ी एक ऐसी ही चीज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT एक नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल सभी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरनेट के जरिए आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस तकनीक से जोड़े गए सभी स्मार्ट डिवाइसेस पलक झपकते एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं। IoT की सहायता से आप अपनी डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कहीं से भी उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे काम करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? एक IoT सिस्टम सेंसर, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग और यूजर इंटरफेस जैसी कई टेक्नोलॉजीज को एक साथ जोड़कर काम करता है। सबसे पहले सेंसर अपने आसपास से डेटा कलेक्ट करता है, जिसे सेल्यूलर, सैटेलाइट, वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए सर्वर या क्लाउड स्टोरेज पर भेजा जाता है। क्लाउड सॉफ्टवेयर डेटा की प्रोसेसिंग करता है और उसका विश्लेषण करने के बाद आपको सटीक जानकारी भेजी जाती है। तो क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फायदे? IoT की दुनिया में सब कुछ बेहद आसान है। इस तकनीक की मदद से हम अपने जीवन के रोजमर्रा के कामों पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, आप घर में नहीं हो तो भी अपने घर के कई उपकरणों को एक साथ इंटरनेट की मदद से जोड़कर कहीं से भी उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी आती है तो इसकी जानकारी उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी के पास इस तकनीक की मदद से चली जाएगी, जिसके बाद कंपनी आपको आपकी गाड़ी में हुई खराबी के बारे में जानकारी देगी। IoT की मदद से सड़कों पर आपकी गाड़ी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगी। ये ऑटोमेशन सिर्फ IoT ग्राहकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज IoT तकनीक स्मार्ट शहर, स्मार्ट घर, चिकित्सा क्षेत्र से लेकर कृषि, उद्योग और दूसरे बड़े क्षेत्रों में तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। IoT प्लेटफॉर्म पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपने सिक्योरिटी सिस्टम का पूरा ध्यान रखें और उसे पुख्ता रखें। तो हमारी सहयोगी अमृता चौरसिया समझा रही थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। वाकई में प्रीति, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है लगातार, उसमें हम देख रहे हैं रोज नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हम आपके लिए टेक्नोलॉजी के बारे में हर बारीकी आप तक पहुंचे, और कई लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के नाम से डर भी जाते हैं कि कैसे सीखेंगे, क्या होगा इसमें। इसलिए हम आसान शब्दों में टेक क्लास के जरिए आपको नई नई तकनीक की जानकारी देते हैं। और ठंड ने दस्तक दे दी है और सर्दी के साथ ही प्रवासी परिंदे हमारे देश का रुख करते हैं। 7 समंदर का सफर तय कर शहर में घर बसाने के लिए प्रवासी पक्षियों ने आना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं यमुना डायवर्सिटी पार्क में माइग्रेटरी पक्षियों की झलक।
हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 30 अक्टूबर के नाम क्या खास और बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। 30 अक्टूबर वर्ष 1883 को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हुआ। वे आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। उनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य और संन्यास को अपने दर्शन के 4 स्तंभ बनाया। उन्होंने ही सबसे पहले वर्ष 1876 में स्वराज्य का नारा दिया। स्वामी दयानंद के प्रमुख अनुयायियों में लाला हंसराज ने वर्ष 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। डॉक्टर भगवान दास ने कहा था कि स्वामी दयानंद हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता थे। 30 अक्टूबर वर्ष 1909 में होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ। वे भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से वर्ष 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। उन्होंने नाभिकीय विज्ञान में उस समय कार्य आरंभ किया जब नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार नहीं था। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए उन्होंने वर्ष 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। 30 अक्टूबर वर्ष 1924 में इटली के बचत बैंकों की विश्व सोसाइटी द्वारा विश्व बचत दिवस मनाने की शुरुआत हुई। विश्व बचत दिवस देश की अर्थव्यवस्था और लोगों को बचत के प्रति जागरूक करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। वैसे तो यह दिन 30 अक्टूबर के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन जिन देशों में 30 अक्टूबर को किसी वजह से अवकाश होता है तब यह देश इस दिवस को 31 अक्टूबर को मनाता है। इसकी वजह है कि यह दिन बैंकों के खुले रहने के लिए है, जिससे लोग अपनी बचत को अपने खाते में जमा कर सकें। तो आज के इतिहास को जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट जोश ए जुनून की। अगर जुनून हो कुछ कर दिखाने का तो लीक से हटकर इंसान कुछ नया करता है, नए ऊंचाइयां छूता है, नजीर बनाता है, नाम हासिल करता है। कुछ ऐसे ही रास्ते पर चल रहे हैं पंजाब के 2 हेयर ड्रेसर भाई। ये जो दोनों भाई हैं ये हेयर कटिंग को आर्ट में बदल रहे हैं और इनकी हेयर कटिंग की खासियत ये है कि पेंसिल से नक्काशी करके ये बालों पर लोकप्रिय कलाकारों और ताजमहल जैसे डिजाइन बनाकर बालों को वैसा ही रूप दे देते हैं और इनका ये हुनर लोगों की पसंद बन रहा है। कला का नायाब नमूना ताजमहल तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अपने सर पर ताजमहल लेकर घूमना कुछ अलग ही स्टाइल है जनाब। सहज सवाल फिर ये कि ऐसे कामों को अंजाम देने वाले कौन हैं? चलिए मिलाते हैं आपको ऐसे हेयर ड्रेसर 2 भाइयों से जो न सिर्फ ताजमहल बल्कि माइकल जैक्सन, कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस और न जाने क्या क्या बनाते हैं ग्राहक के बालों में, कुछ डिमांड पर तो कुछ सुझाव देकर। पंजाब के मंडी डब्बोवाली जिले में रहते हैं ये लोग। हमने कैरेक्टर के विराट कोहली, सचिन और धोनी, डैन बिल्जेरियन, रॉक, रोनाल्डो, अजय देवगन, ऋतिक रोशन और हमने ताजमहल भी बना दिया। 31 साल के गुरविंदर सिंह अपने छोटे भाई के साथ सर के बालों को आर्ट वर्क में बदलने का हुनर रखते हैं। कैसे होता है ये सब, आइए समझते हैं। तो पहले कस्टमर का हेयर वॉश होता है, उसके बाद सिर के कैनवस पर इलेक्ट्रिक शेवर और कैंची से ड्राइंग को अंजाम दिया जाता है। ड्राइंग की फाइनल डिटेलिंग के लिए ये पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सिद्धू ब्रदर्स के इस आर्ट वर्क का फाइनल लुक किसी टैटू की तरह नजर आता है। वैसे किसी कठिन चित्र को बनाने में इन्हें 4 घंटे तक लग जाते हैं, तो आसान चित्र सिर्फ 1 घंटे में भी पूरे हो जाते हैं। अक्सर इस क्रिएटिव वर्क की फीस 1,500 से 2,000 रुपए के बीच होती है।
कुछ अलग यानी यूनिक दिखने की चाहत कस्टमर को इनके पास लेकर आती है और एक नई नायाब हेयर स्टाइल को पाकर ये लोग खुश हो जाते हैं। ये माइकल जैक्सन है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे बड़े टाइम की तमन्ना थी टैटू बनाने की। आज ये बन गया, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने ताजमहल का हेयर टैटू बनवाया है। एक तो ताजमहल पहले से बहुत सुंदर है और जब मैंने इसका टैटू बनवाया भी मैं लोगों में डिफरेंट दिसूंगा। एक छोटे से शहर में बसे ये भाई आज सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं। इनका अगला लक्ष्य अपने आर्ट वर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, नाम और दाम कमाना है। आगे हम इसे बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नई चीज़ें लाने में जुटे हुए हैं और अभी इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे इसको। जैसे यूएसए, मैक्सिको वगैरह में जिसके कंपटीशन होते हैं तो वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। हम इंडिया की तरफ से वहाँ कंपटीशन लड़ने की कोशिश करेंगे ताकि देश का नाम ऊंचा हो। इनके कस्टमर्स का फीडबैक अगर माने तो सिद्धू ब्रदर्स की लगन और जुनून एक दिन जरूर इन्हें बुलंदियों पर ले जाएगा। तो देखा आपने भारत के कोने कोने में क्या कुछ हुनर है और ये काबिले तारीफ है। मतलब देख करके ऐसा लग रहा था कि अगर हमें हमारी एंकरिंग अलाउ करती तो हम भी ऐसा कुछ करते क्या। बिल्कुल, और जोश जुनून, इसीलिए जो इस सेगमेंट का नाम हमने दिया है। कब आपका जो एक तरह से शौक है, आपका काम है, और उसमें आपका जुनून इतना बढ़ जाए कि आप इस लेवल तक चले जाएं, यानी एक हेयर कटिंग जैसा जो हम जिसे बहुत आसान मानते हैं उसमें इतनी बारीकी से काम करना वाकई काबिल तारीफ है। और अब समय है आपसे विदा लेने का और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं सुरीले संगीत के साथ। तो प्रीति, आज के हमारे जो कलाकार हैं वो कौन है? जाते जाते आज हम आपको छोड़कर जाएंगे प्रसिद्ध युवा गायिका मैथिली ठाकुर के संगीत के साथ। आप लीजिए मैथिली ठाकुर के संगीत का आनंद और फिलहाल मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। छाप तिलक सब छीनी है मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी